हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। यूनिट फर्स्ट के अंदर सेकंड चैप्टर में पिछले लेक्चर में हमने पाचन की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, कार्य की को स्टार्ट किया था। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आमाशय के अंदर किस प्रकार से पाचन कंप्लीट होता है। इसके बाद 3 टाइप बताए थे मैंने। एक आमाशय में पाचन, सेकंड था पहला मुख गुहा में पाचन था, वो हम पढ़ चुके हैं। आमाशय में पाचन पढ़ चुके हैं। थर्ड आज हमें पढ़ना है छोटी आंत के अंदर पाचन। और छोटी आंत में भी मैंने बताया था एक अग्नाशयी रस आता है, उसके द्वारा पाचन होगा। एक छोटी आंत का खुद का रस रहता है, आंतरीय रस, उसके द्वारा पाचन होता है। पित्त की सहायता से या बाइल की सहायता से लिपिड का डाइजेशन किया जाता है। बाइल वाला जो पॉइंट है हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और हमारा सेकंड पॉइंट है छोटी आंत में पाचन का। ये हेडिंग हमारी छोटी आंत में पाचन, और इसमें बाइल या पित्त किस प्रकार से सहायता करता है वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है अग्नाशयी रस वाला, सेकंड अग्नाशयी रस। इसके द्वारा किस प्रकार से पाचन संपन्न किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। तो अग्नाशयी रस में मैंने बताया था कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो निष्क्रिय रूप में होते हैं। कौन कौन से एंजाइम है वो? ट्रिप्सिनोजन, सेकंड है काइमोट्रिप्सिनोजन, थर्ड होता है प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, फोर्थ एमाइलेजेज, फिफ्थ लाइपेजेज, और लास्ट न्यूक्लिएजेज। ये एंजाइम्स अग्नाशयी रस के अंदर पाए जाते हैं। अग्नाशयी रस आता है ड्यूडोनम वाले भाग में, जिसकी हम पहले स्टडी कर चुके हैं। पूरी ड्यूडोनम स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है। अब इनमें से ये 3 जो एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, इनके द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाएगा। ये किसके अंदर सहायक है? प्रोटीन के डाइजेशन में। एमाइलेजेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में। लाइपेज लिपिड के पाचन में, लाइपेजेज लिपिड के पाचन में हेल्प करेगा। न्यूक्लिएजेज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए जो होते हैं उनके पाचन में सहायक होता है। अब ये सारे जो एंजाइम हैं अग्नाशयी रस के, ये निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं। अग्नाशयी रस में ये एंजाइम निष्क्रिय रूप में होते हैं, जिन्हें पहले सक्रिय किया जाता है। सक्रिय करने के बाद ये अपना फंक्शन करते हैं। अब फर्स्ट जो एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन, को इसके सक्रिय रूप ट्रिप्सिन में बदला जाता है। ट्रिप्सिनोजन को इसके एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में बदला जाता है, और इसको बदलने का जो काम है एंटेरोकाइनेज एंजाइम करता है। एंटेरोकाइनेज एंजाइम इस फंक्शन को करेगा। एंटेरोकाइनेज के बारे में हमने पहले पढ़ा है, आंत की म्यूकोसा से सिक्रेट होता है। छोटी आंत में जो म्यूकोसा लेयर है उससे एंटेरोकाइनेज एंजाइम का स्रवण होगा, और ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम
निष्क्रिय ट्रिप्सिन ओजन को सक्रिय किस में बदल देता है, ट्रिप्सिन के अंदर। इसकी ये निष्क्रिय रूप है, इसका सभी निष्क्रिय एंजाइम है इन ट्रिप्सिन ओजन को एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन में बदलेगा। इसके बाद जो ये ट्रिप्सिन बना है, यह ट्रिप्सिन बाकी सभी एंजाइमों को क्या करता है, सक्रिय करता है। यानी ट्रिप्सिन ओजन को सक्रिय किया आंत के अंदर म्यूकोसा से स्त्रावित होने वाले एंटेरोकाइनेज एंजाइम ने। इसके बाद ट्रिप्सिन बन गया वो, ये निष्क्रिय रूप है, ये सक्रिय रूप है। ये कौन सा है, निष्क्रिय रूप है एंजाइम का। और ये कौन सा रूप होता है, सक्रिय या एक्टिव फॉर्म है ये। इसके बाद ट्रिप्सिन क्या करता है, जितने भी ये इनएक्टिव एंजाइम है, निष्क्रिय एंजाइम है, इन एंजाइमों को सक्रिय करने का काम करता है। काइमोट्रिप्सिनोजन से काइमोट्रिप्सिन बना देगा। प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है उसको एक्टिव कर देगा। प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज से कार्बोक्सीपेप्टिडेज बना देगा। एमाइलेजेज से एमाइलेज को बना देगा। लाइपेज से लाइपेज को, न्यूक्लिएजेज से न्यूक्लिएज को बना देगा। यानी ट्रिप्सिन क्या काम करता है, काइमोट्रिप्सिनोजन को किस में चेंज करेगा, काइमोट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिन के अंदर चेंज कर देगा। प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को किस में चेंज कर देता है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज में, कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कर देगा चेंज इसके सक्रिय रूप में। एमाइलेजेज इसको किस में चेंज करेगा, एमाइलेज में। लाइपेजेज को लाइपेज में चेंज करेगा सक्रिय रूप में। न्यूक्लिएजेज को न्यूक्लिएज में चेंज कर देता है। तो ये जो सारे काम हैं, इन सबको बदलने का काम कौन सा एंजाइम कर रहा है, ट्रिप्सिन के द्वारा इनको एक्टिवेट कर दिया जाता है। ये इनके निष्क्रिय रूप है, ये इनके कौन से फॉर्म होते हैं, सक्रिय रूप होते हैं। इसके बाद एक्टिव हो जाएंगे अग्नाशयी रस के एंजाइम। अब ये फंक्शन या काम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनका काम है प्रोटीन का डाइजेशन करना। तो फर्स्टली जो प्रोटीन है, प्रोटीन को प्रोटीएजेज और किस में बदल दिया जाता है, पेप्टॉन्स में। प्रोटीन को प्रोटीएजेज और पेप्टॉन्स के अंदर चेंज कर दिया जाता है। प्रोटीन को प्रोटीएजेज और किसके अंदर चेंज किया जाएगा, प्रोटीन को प्रोटीएजेज और पेप्टॉन्स के अंदर चेंज कर दिया जाएगा। कौन कौन से एंजाइम ये काम करते हैं, 3 तरह के एंजाइम है जो इस फंक्शन को करेंगे। पहला तो है ट्रिप्सिन, फर्स्ट है ट्रिप्सिन। दूसरा काइमोट्रिप्सिन। तीसरा कौन सा एंजाइम है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो इन तीनों के द्वारा प्रोटीन को प्रोटीएजेज और पेप्टॉन्स में चेंज कर दिया जाता है। सेकंड, अब किसका डाइजेशन करना है, एमाइलेज। एमाइलेज का मतलब है ये पॉलीसैकेराइड पर काम करता है, या जनरली हम बोलें कार्बोहाइड्रेट में किस पर काम करेगा, पॉलीसैकेराइड पर कौन वर्क करता है, एमाइलेज। ये एंजाइम एमाइलेज
और इसे डाइसैकेराइड में चेंज कर देता है, डाइसैकेराइड में। अब पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या है, जैसे स्टार्च को ये किस में चेंज कर देता है, माल्टोस में चेंज कर देता है, माल्टोज शुगर में। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड शुगर है, इसको डाइसैकेराइड माल्टोज के अंदर क्या कर दिया है, चलता है चेंज, किसके द्वारा, एमाइलेज एंजाइम के द्वारा। लाइपेज जो एंजाइम है, लिपिड का पाचन करता है, लिपिड का डाइजेशन करता है, लिपिड पर कौन फंक्शन करेगा, लाइपेज एंजाइम। पित्त की सहायता से करता है, सहायता किसकी ली जाती है, वाइल या पित्त की, पित्त भी यहाँ पर सहायक होता है, इसकी हेल्प लेगा और लिपिड को डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में चेंज करता है, डाइग्लिसराइड में, और किस में चेंज किया जाता है, मोनोग्लिसराइड में। ये लाइपेज का काम हो गया, डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड में पित्त की सहायता से चेंज करता है। फिर न्यूक्लिएजेज जो एंजाइम है वो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में चेंज करते हैं। जो ये न्यूक्लिएजेज एंजाइम है, इन एंजाइमों के द्वारा क्या किया जाता है, ये डीएनए आरएनए जो हैं उनको न्यूक्लियोटाइड और फिर न्यूक्लियोटाइड को किसके अंदर चेंज करने का काम करते हैं, न्यूक्लियोसाइड के अंदर इनके द्वारा चेंज किया जाता है। तो नेक्स्ट जो वर्क करेंगे उन एंजाइमों के नाम, प्रोटीन का हो गया, पॉलीसैकेराइड का हो गया, लिपिड का हो गया। नेक्स्ट जो फंक्शन किया जाता है कौन सा एंजाइम, न्यूक्लिएज एंजाइम। ये क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिएज जो एंजाइम है, इस न्यूक्लिएज एंजाइम के द्वारा किसके अंदर चेंज कर दिया जाता है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर, न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज कर दिया जाता है। तो ये चारों तरह के पदार्थों का डाइजेशन या पाचन हो गया हमारा। सबसे पहले प्रोटीन का, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का, फिर लिपिड का और न्यूक्लिक एसिड का। इन चारों को डाइजेस्ट करने का काम इसके द्वारा कर दिया जाएगा न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड के बाद इसको किस में चेंज कर देता है, न्यूक्लियोसाइड में भी चेंज कर देता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के बाद किस में चेंज कर देगा, ये न्यूक्लियोसाइड के अंदर चेंज कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है ये किसके अंदर हो रही है, अग्नाशयी रस के एंजाइमों के द्वारा ये होगी। लास्ट है हमारा आंत्रीय रस, किस तरह से इनके अंदर हेल्प करता है, थर्ड नंबर आंत्रीय रस। आंत्रीय रस के द्वारा किस तरह से हेल्प इसमें की जाती है पाचन में। अब आंत्रीय रस का एक और नाम हमें याद रखना है, सक्कस एंटेरिकस। आंत्रीय रस को ही क्या बोला जाता है, सक्कस एंटेरिकस। आंत्रीय रस को इस नाम से भी जाना जाता है। आंत्रीय रस में प्रमुख रूप से जो एंजाइम मिलते हैं वो एंजाइम कौन कौन से होंगे, सबसे फर्स्ट तो प्रोटीएजेज और पेप्टॉन्स को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। डाईपेप्टिडेज एंजाइम इन्हें बोला जाता है। जो प्रोटीएजेज पेप्टॉन्स हैं, प्रोटीन का पाचन इन प्रोटीएजेज पेप्टॉन्स में करा, प्रोटीएजेज पेप्टॉन्स आगे चेंज होते हैं डाईपेप्टाइड में। तो पहला जो एंजाइम होगा प्रोटीन का पाचन करने वाला आंत्रीय रस में, उसका नाम है डाईपेप्टिडेज होगा। सेकंड एंजाइम, ये प्रोटीन के पाचन से संबंधित है, अभी फंक्शन बताऊंगा मैं इसका। सेकंड एंजाइम है डाईसैकेराइडेज। सेकंड जो पाया जाएगा डाईसैकेराइडेज। इसके बाद तीसरा जो एंजाइम होता है लाइपेज।
आंतरीय रस में पाया जाने वाला थर्ड एंजाइम कौन सा होगा? लाइपेज। और ऊपर बने हमारे पास न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, इनको न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम बोलते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में चेंज करेंगे। और न्यूक्लियोसाइड जो है वो फिर किसके अंदर टूटता है? नाइट्रोजनी क्षार के अंदर और शुगर के अंदर, तो वहाँ पर काम में आता है न्यूक्लियोसाइडेज। फोर्थ जो है न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। अब यहाँ ये ध्यान रखना है, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड है इनको आमाशय जो आया है अग्नाशय रस जो है उसमें भी न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में चेंज किया जाता है और न्यूक्लिएज एंजाइम उस काम को करते हैं। तो मेनली जो यहाँ पर एंजाइम मिलते हैं वो कौन से होते हैं? न्यूक्लियोसाइडेज टाइप के होंगे। काम क्या है इनका? डाईपेप्टिडेज का फंक्शन है, जो वहाँ पर प्रोटीएजेज, पेप्टॉन्स, डाईपेप्टाइड थे, तो डाईपेप्टाइड को यह किसके अंदर चेंज करता है? अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है। डाईपेप्टाइड को अमीनो अम्ल के अंदर चेंज करना किस एंजाइम का काम है? डाईपेप्टिडेज का। डाईसैकेराइडेज क्या करेगा? डाईसैकेराइडेज एंजाइम, जो डाईसैकेराइड बनी थी अग्नाशयी रस के एंजाइमों के पाचन से, जो डाईसैकेराइड बनी थी उसको मोनोसैकेराइड के अंदर चेंज करेगा। डाईसैकेराइडेज डाईसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में चेंज करता है, मोनोसैकेराइड में चेंज कर देता है। अब इसके भी कुछ प्रकार हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से डाईसैकेराइडेज हैं। लाइपेज जो एंजाइम है वो क्या करता है? वहाँ पर अग्नाशयी रस के अंदर बनी थी मोनोग्लिसराइड और डाईग्लिसराइड, तो मोनोग्लिसराइड और डाईग्लिसराइड को किसके अंदर चेंज करने का काम करता है? बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। तो मोनोग्लिसराइड और डाईग्लिसराइड को, डाईग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड को इसके द्वारा किस में चेंज कर दिया जाता है? बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर इसको चेंज कर दिया जाता है लाइपेज एंजाइम के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा जो न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज है, ये क्या करेंगे? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड को नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोस शुगर में चेंज करेंगे। इनका काम है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड को किसके अंदर ये चेंज कर देते हैं? नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा के अंदर ये पाचन कर देंगे। अब यहाँ डाईपेप्टाइड पर काम किया है डाईपेप्टिडेज ने, इसके आधार पे हम नाम याद रख सकते हैं। डाईपेप्टिडेज डाईपेप्टाइड पर काम करता है, डाईसैकेराइडेज डाईसैकेराइड पर काम करता है, उसे मोनोसैकेराइड में बदलेगा। लाइपेज डाईग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड को बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज करता है। न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइड पे न्यूक्लियोटाइडेज काम करेगा, न्यूक्लियोसाइड पे न्यूक्लियोसाइडेज काम करेगा, और इनको लास्ट में नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा के अंदर बदल दिया जाता है। अब ये जो डाईसैकेराइडेज टाइप के जो एंजाइम हैं, ये वाले जो एंजाइम हैं, इनके कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे डाईसैकेराइड का फर्स्ट टाइप होता है माल्टेज, माल्टेज एंजाइम। ये डाईसैकेराइड के टाइप्स हैं, इसके टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इसका कौन सा है? माल्टेज। माल्टेज का काम क्या है? माल्टोज जो डाईसैकेराइड है उसे यह ग्लूकोज के 2 अणुओं में तोड़ देता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का फॉर्मेशन इसमें करेगा। इसके द्वारा माल्टोज जो डाईसैकेराइड है उसको मोनोसैकेराइड ग्लूकोज के अंदर तोड़ दिया जाता है। दूसरा है एंजाइम लैक्टेज।
लैक्टेज जो एंजाइम है, लैक्टोज जो है डाइसैकेराइड, उसको लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज डाइसैकेराइड को ग्लूकोज और किसके अंदर चेंज कर देता है, गैलेक्टोज में चेंज कर देता है। ये डाइसैकेराइड है, यहाँ हम इधर जो लिख रहे हैं डाइसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड के अंदर चेंज कर देगा। और तीसरा जो एंजाइम है हमारा सुक्रेज जो एंजाइम है उसका काम क्या है, सुक्रोज जो डाइसैकेराइड है उस सुक्रोज डाइसैकेराइड को ग्लूकोज और किसके अंदर तोड़ देना, फ्रक्टोज के अंदर डिवाइड कर देना। तो ये एंजाइम्स सक्कस एंटेरिकस के एंजाइम है। डाइपेप्टिडेज डाइपेप्टाइड का पाचन करेगा, अमीनो एसिड बनाएगा। डाइसैकेराइडेज डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड बदलते हैं। इसके टाइप्स माल्टेज माल्टोज डाइसैकेराइड से ग्लूकोज के 2 अणु बनाता है। लैक्टेज लैक्टोज डाइसैकेराइड से 1 अणु ग्लूकोज 1 अणु गैलेक्टोज बनाता है। 1 अणु किसका फॉर्मेशन करेगा, गैलेक्टोज का। सुक्रोज जो डाइसैकेराइड है उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के 1-1 अणुओं में तोड़ देता है। तो यहाँ पर आंत्रिय रस के द्वारा लास्ट जो पाचन है वो संपन्न कर दिया जाता है। अंतिम पाचन जो होगा वो इसके अंदर संपन्न हो जाएगा। इसके बाद ये जो सारी प्रोसेस चल रही है ये छोटी आंत के कौन से भाग में चलती है, ड्यूडोनम। तो ध्यान हमें ये रखना है, ये जो सब एंजाइमों की क्रिया हुई है किस भाग के अंदर हुई है, छोटी आंत के ड्यूडोनम वाले हिस्से के अंदर। तो ड्यूडोनम में अधिकांश भोजन का पाचन होता है। ड्यूडोनम जो पार्ट है ये किससे रिलेटेड है, भोजन के पाचन से। अधिकांश भोजन का पाचन, इसके बाद कोई पाचन नहीं होगा भोजन का। और जेजुनम और इलियम वाले जो भाग है, छोटी आंत के अदर पार्ट्स हैं, एक जेजुनम और इलियम। तो ये पार्ट जो है जेजुनम और इलियम, ये भोजन के अवशोषण में सहायक होते हैं। ये भोजन के किस में सहायक होंगे, अवशोषण के अंदर सहायक होते हैं। तो ड्यूडोनम में पाचन होता है भोजन का, ज़्यादातर भोजन जो है लास्ट पाचन उसका ड्यूडोनम में हो जाता है। जेजुनम इलियम जो छोटी आंत के पार्ट हैं हिस्से हैं, उनमें भोजन के अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पर हमारा जो हमने पाचन की कार्यकी को कुछ चरणों में बांटा था, अंतर्ग्रहण फर्स्ट चरण था, अंतर्ग्रहण दूसरा चरण था पाचन, यानी पाचन किस तरह से होगा उस वो वाला कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चरण है, थर्ड चरण जो है इसका पाचन की कार्यकी का नेक्स्ट स्टेप जो है उसे के अंदर अवशोषण व स्वांगीकरण, अवशोषण और स्वांगीकरण। पाचन वहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब पाचन की कार्यकी का नेक्स्ट चरण अवशोषण और क्या है, स्वांगीकरण है। अवशोषण और स्वांगीकरण कहलाता है। इसमें पहले अवशोषण के बारे में पढ़ेंगे हम, फिर स्वांगीकरण के बारे में। अब अवशोषण जो है हमारे पाचन तंत्र के अंदर निम्न भागों में संपन्न होगा। फर्स्ट जो अवशोषण है मुख गुहा में, भोजन का जो अवशोषण मुख गुहा में अवशोषण पाचन हो गया। उसके बाद है अवशोषण और एब्जॉर्प्शन, मुख गुहा में जो अवशोषण होता है कुछ पदार्थों का। सेकंड आमाशय में अवशोषण। थर्ड छोटी आंत में अवशोषण, छोटी आंत में अवशोषण। फोर्थ बड़ी आंत में अवशोषण, बड़ी आंत में अवशोषण। तो 4 जगह पर अवशोषण की क्रिया होती है। पाचन तंत्र जो है उसमें 4 स्थानों पर अवशोषण होगा। मुख गुहा वाला जो भाग है, इस भाग के अंदर कुछ दवाओं का अवशोषण किया जाता है।
कुछ दवाइयाँ होती है, कुछ मेडिसिन है, उनका अवशोषण किसके अंदर होता है? मुख गुहा वाले भाग में होगा। दवाइयों का अवशोषण इसमें किया जाता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी है जब वो कुछ दवाइयों का अवशोषण मुख गुहा वाले भाग में होगा। जब दवाइयाँ हमारी लार के कांटेक्ट में आती है, श्लेष्मा के उसके अंदर कांटेक्ट में आती है, जीभ के नीचे जो केशिकाएं पाई जा रही है उनके कांटेक्ट में आती है, तो उन दवाइयों को अवशोषित मुख गुहा में कर लिया जाता है। केवल मुख गुहा के अंदर केवल कुछ दवाइयों का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण किया जाता है। सेकंड, आमाशय वाला जो भाग है, इस भाग के अंदर जल का अवशोषण किया जाता है, एल्कोहल का अवशोषण किया जाता है और कुछ दवाइयों का अवशोषण जो है वो किसमें भी संपन्न होता है? आमाशय में दवाइयों का किया जाएगा। और सिंपल शुगर जो है, जैसे सिंपल शुगर का उदाहरण है ग्लूकोज, तो इनका एब्जॉर्प्शन जल, एल्कोहल, कुछ दवाइयाँ, ग्लूकोज, इनका एब्जॉर्प्शन या अवशोषण किस भाग में किया जाता है? आमाशय के अंदर। एल्कोहल को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कुछ दवाइयाँ होती है जिनको आमाशय में एब्जॉर्ब किया जाएगा, और सिंपल शुगर ग्लूकोज को इसके अंदर क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब या अवशोषित कर लिया जाता है। छोटी आंत में डाइजेशन, अवशोषण, छोटी आंत में अवशोषण का प्रमुख भाग या क्या है? ये मेन ऑर्गन है। यहीं पर अधिकांश अवशोषण संपन्न होता है। यानी जो भोजन के पाचन के बाद अवशोषण की जो प्रक्रिया है, वो अधिकांश अवशोषण कहाँ पर संपन्न होता है? छोटी आंत के अंदर संपन्न होगा। तो अवशोषण का प्रमुख अंग है। किस किस चीज़ का अवशोषण यहाँ पर किया जाएगा? ग्लूकोज, सिंपल जो मोनोसैकेराइड है उसका अवशोषण कर लिया जाएगा। अमीनो अम्ल, प्रोटीन से जो बने थे ना ये पाचन में, लास्ट अमीनो अम्ल का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगा। बसीय अम्ल, लिपिड से जो बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जो बनते हैं लिपिड के पाचन से, उसका एब्जॉर्प्शन या अवशोषण यहाँ पर होगा। अब ये वाला जो अवशोषण है, लिपिड का अवशोषण, इसमें लसिका वाहिनियाँ सहायता करती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से एब्जॉर्प्शन होगा। बसीय अम्ल, ग्लिसरॉल का अवशोषण होगा, ग्लूकोज का होगा, अमीनो अम्ल का होगा। जो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड बने थे जिनसे नाइट्रोजनी क्षार, शुगर बनी थी, उनका एब्जॉर्प्शन भी यहाँ होता है। तो सिंपल सा ध्यान ये रखना है, छोटी आंत अवशोषण का मेन ऑर्गन है। जो अवशोषण है प्रमुख रूप से किस में संपन्न होगा? छोटी आंत के अंदर संपन्न होगा। अब यहाँ ग्लूकोज और अमीनो अम्ल जो हैं उनका एब्जॉर्प्शन तो ईजिली कर लिया जाता है, लेकिन जो बसीय अम्ल, ग्लिसरॉल है, उसके अंदर उसके अवशोषण में क्या किया जाता है? बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल को, जो हमने बिलाई स्ट्रक्चर पढ़ी थी, बिलाई में हमने पढ़ा था, पाई जाती है लसिका वाहिनी। बिलाई की लसिका वाहिनी में जाएंगे। जो बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल है, बिलाई के अंदर जो लैक्टियल पाई जा रही है, लसिका वाहिनी जो पाई जा रही है, उसके अंदर मूव करते हैं। लसिका वाहिनी के अंदर क्या होगा? जो इनकी स्ट्रक्चर है म्यूकोसा लेयर में ये है, ये जैसे बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, इनके चारों ओर प्रोटीन का एक कवर बनता है। बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का जब पायसीकरण होता है तो अणु जो बनेगा मिसेल, मिसेल के चारों ओर प्रोटीन का एक कवर बनेगा। इस स्ट्रक्चर को काइलोमाइक्रोन कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है क्या कहलाती है? काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन में क्या है? बाहर प्रोटीन का आवरण है। बाहर किसका आवरण पाया जा रहा है? प्रोटीन का। अंदर जो इसमें स्ट्रक्चर पाई जा रही है ये होती है मिसेल। मिसेल का मीनिंग है बसा के बड़े अणुओं को जब छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? मिसेल। तो मिसेल के चारों ओर प्रोटीन की कवरिंग हो जाती है जिससे काइलोमाइक्रोन बनेंगे। इन काइलोमाइक्रोन को किसके अंदर डाल दिया जाता है? लसिका वाहिनी के अंदर। लसिका वाहिनी
इन काइलोमाइक्रोन को फिर किसके अंदर डालती है? रक्त में। यानी इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं होता है, ब्लड के अंदर नहीं होकर क्या होगा, जो बसीय अम्ल ग्लिसरॉल है पहले उनका पायसीकरण होगा, छोटे अणु बनेंगे, मिशेल बनाएंगे, मिशेल के चारों ओर प्रोटीन की कवरिंग बनेगी, काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन जो है किस में आते हैं? लसिका वाहिनी में। लसिका वाहिनी से इनको फिर किस में डाला जाता है? ब्लड के अंदर या रक्त में डाला जाता है। तो इस तरह से वसा का अवशोषण हमारी छोटी आंत के अंदर संपन्न होता है। फिर फोर्थ अवशोषण है बड़ी आंत में अवशोषण। बड़ी आंत के अंदर प्रमुख रूप से जल का अवशोषण किया जाता है। कुछ मेडिसिन या दवाइयाँ हैं जिनका अवशोषण किस में किया जाएगा? बड़ी आंत के अंदर किया जाएगा। और आयनों का अवशोषण, जो विभिन्न प्रकार के आयन हैं उनका अवशोषण किस भाग में संपन्न होता है? बड़ी आंत के अंदर संपन्न होगा। तो ये अवशोषण है। एक बार फिर से बता देता हूँ, 4 जगह पर संपन्न होगा। मुख गुहा में कुछ केवल दवाइयों का अवशोषण होता है, जो दवाइयाँ लार के या जीभ के नीचे उपस्थित केशिकाओं के संपर्क में आती है, रक्त केशिकाओं के, उनको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। आमाशय में जल, अल्कोहल और सिंपल शुगर, ग्लूकोज का अवशोषण होता है। छोटी आंत अवशोषण का प्रमुख अंग है। जितने भी पाचन के अंतिम उत्पाद हैं उनका अवशोषण किस में होगा? छोटी आंत में। ग्लूकोज का अवशोषण हो जाएगा, अमीनो अम्ल का अवशोषण हो जाएगा। बसीय अम्ल ग्लिसरॉल के अवशोषण के लिए एक डिफरेंट क्रियाविधि को अपनाया जाता है। पहले बड़े जो अणु हैं बसा के उनको छोटे अणुओं में तोड़ा जाएगा, मिशेल कहलाते हैं। मिशेल के चारों ओर प्रोटीन का आवरण बनेगा, काइलोमाइक्रोन कहते हैं उसे। काइलोमाइक्रोन को लसिका वाहिनी में डाला जाता है। लसिका वाहिनी से ये रक्त के अंदर अवशोषित होते हैं। बड़ी आंत में जल का, दवाइयों का और किसका अवशोषण होता है? आयनों का अवशोषण होता है। अब इसमें जो क्रियाविधि अपनाई जाती है इन पदार्थों के अवशोषण में, 3 प्रकार की क्रियाविधि को काम में लिया जाएगा। सबसे फर्स्ट क्रियाविधि होती है निष्क्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण, या इसको हम बोल सकते हैं सिंपल वे में विसरण, क्योंकि विसरण एक निष्क्रिय अवशोषण का प्रकार है। सेकंड होता है सुसाध्य विसरण, फैसिलिटेड विसरण, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, इसके द्वारा अवशोषण होगा। और थर्ड होता है सक्रिय अवशोषण। अब ये मैंने चैप्टर नंबर जो फर्स्ट हमने पढ़ा है परासरण नियमन, उसमें इनके बारे में हमने डिटेल में इनके बारे में पढ़ा है। निष्क्रिय अवशोषण क्या है, सुसाध्य विसरण क्या है और सक्रिय अवशोषण क्या है। निष्क्रिय ऐसा अवशोषण जो बिना ऊर्जा के होता है, जिसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती है, निष्क्रिय अवशोषण कहलाएगा। सुसाध्य ऐसा विसरण जो वाहक प्रोटीन की सहायता से होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सुसाध्य विसरण कहते हैं। सक्रिय अवशोषण ऐसा अवशोषण जो एटीपी के उपयोग से या ऊर्जा के उपयोग से होता है, उसे बोला जाता है सक्रिय। कौन कौन से पदार्थ इनके द्वारा स्रावित अवशोषित किए जाते हैं? निष्क्रिय अवशोषण और विसरण के द्वारा कुछ मात्रा में ग्लूकोज का अवशोषण किया जाएगा और अमीनो अम्ल का अवशोषण किया जाएगा। और इनके अलावा क्लोराइड जो आयन है वो भी किसके द्वारा अवशोषित होते हैं? निष्क्रिय अवशोषण या विसरण द्वारा। अपनी ज़्यादा सांद्रता से ये तीनों पदार्थ कम सांद्रता की ओर चले जाते हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं? विसरण कहेंगे। सुसाध्य विसरण वाहक प्रोटीन की सहायता से होगा और अधिकांश अमीनो अम्ल, अधिकांश ग्लूकोज और अमीनो अम्ल जो हैं उनका अवशोषण सुसाध्य विसरण द्वारा होता है। ऐसा विसरण जो वाहक प्रोटीन की सहायता से होता है उसे हम बोलते हैं सुसाध्य विसरण। अधिकांश ग्लूकोज की मात्रा और अमीनो अम्ल की मात्रा का अवशोषण सुसाध्य विसरण के द्वारा होगा। सक्रिय अवशोषण, सक्रिय अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ऊर्जा की हेल्प ली जाएगी, उसकी सहायता से एब्जॉर्प्शन होगा। और इस अवशोषण के अंदर क्या किया जाता है?
ग्लूकोज और अमीनो अम्ल की कुछ मात्रा, ग्लूकोज की कुछ मात्रा अवशोषित की जाएगी, अमीनो अम्ल की कुछ मात्रा का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। अमीनो अम्ल की कुछ मात्रा का अवशोषण किया जाएगा। इनके अलावा जो सोडियम आयन है, Na+ आयन जो है, उनका भी किस प्रकार का अवशोषण किया जाता है, सक्रिय अवशोषण। मेन यही है, हमारे भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल प्रोटीन हो गया, बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का मैंने अभी बताया है। इनके लिए जो क्रियाविधि काम में ली जाती है वो इस प्रकार की है। मिसाइल बनेंगे, मिसाइल के चारों ओर प्रोटीन का आवरण बनेगा, काइलोमाइक्रोन बनेंगे। काइलोमाइक्रोन जो हैं लसिका वाहिनी में आते हैं, बिलाई की लसिका वाहिनी में। बिलाई की लसिका वाहिनी से फिर इनको किसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, रक्त के अंदर। लसिका वाहिनी से लसिका तंत्र में जाते हैं, लसिका तंत्र के माध्यम से इनको फिर रक्त में अवशोषित किया जाता है। तो इस तरह से जो अवशोषण की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर हमारी आँत के अंदर संपन्न होती है। अवशोषण की प्रोसेस हमने पढ़ ली है, किस तरह से पचित भोजन का अवशोषण होगा। नेक्स्ट इसी से संबंधित जो हेडिंग स्वांगीकरण, अवशोषण और स्वांगीकरण हमने हेडिंग लिखा था। नेक्स्ट है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मीनिंग क्या है, जो पचित भोजन है उनको अवशोषित कर लिया, इसके बाद क्या होगा, यह अवशोषित जो भोजन है या अवशोषित जो पदार्थ हैं वो किसके अंदर एंटर होते हैं, ऊतक। रक्त के द्वारा ऊतक में पहुंचेंगे या किसके अंदर पहुंचेंगे, कोशिकाओं में। ये जो पदार्थ है रक्त के द्वारा ऊतक या कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। ऊतक या कोशिकाओं में विभिन्न क्रियाओं में इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। विभिन्न क्रियाओं में इनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, इनसे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यानी ऊतक के अंदर कोशिकाएं, कोशिकाओं का समूह ऊतक है, तो कोशिकाओं में जब ये पचित भोजन आ जाता है रक्त की सहायता से, उसके बाद विभिन्न पचित भोजन के, अवशोषित भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है और उस ऊर्जा का उपयोग कोशिकाओं में विभिन्न क्रियाओं में किया जाएगा। इस प्रोसेस को ही हम स्वांगीकरण कहते हैं। यानी जो पचित भोजन है अवशोषित हुआ, अवशोषित होने के बाद रक्त के द्वारा कोशिकाओं में आया, कोशिकाओं में उनसे ऊर्जा प्राप्त की गई और विभिन्न क्रियाओं में उस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इस प्रोसेस को स्वांगीकरण बोला जाता है। इसके बाद पाचन की लास्ट प्रोसेस है हमारी कार्यकी की 4th नंबर की, बहिक्षेपण, या इसे ही हम बोल सकते हैं अपचित भोजन का निष्कासन। अपचित भोजन का निष्कासन। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, लास्ट पाचन की कार्यकी की प्रोसेस के अंदर जो अपचित भोजन है, छोटी आंत में पाचन हो गया भोजन का, उसके बाद अपचित भोजन को कहाँ भेज दिया जाता है, बड़ी आंत में। अपचित भोजन को बड़ी आंत में भेज दिया जाएगा। बड़ी आंत में इस अपचित भोजन में से जल का, आयनों का व दवाइयों का अवशोषण कर लिया जाता है। दवाइयों का अवशोषण कर लिया जाएगा बड़ी आंत में इस अपचित भोजन में से। इसके बाद इस अपचित भोजन में किसको मिला दिया जाता है, म्यूकस को। इस प्रोसेस के बाद अपचित भोजन में म्यूकस को मिला दिया जाएगा, जिससे मल का निर्माण होगा। अब ये जो मल बना है, इस मल को कुछ समय तक मलाशय के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। जो मल बना है, इस मल को कुछ समय तक किस में रखा जाता है, मलाशय में। और जब मलाशय को तंत्रिकीय संदेश प्राप्त होते हैं, तंत्रिका तंत्र से संदेश उसको प्राप्त होंगे,
तो संदेश प्राप्त होने के बाद मलाशय इस मल को गुदा या एनस के द्वारा बाहर उत्सर्जित कर देता है। गुदा से बाहर क्या कर देता है? उत्सर्जित। यानी मलाशय में जो मल है उस मल को गुदा से बाहर की ओर उत्सर्जित कर दिया जाता है। एक तंत्रिकीय प्रेरण के अंदर या तंत्रिका के द्वारा प्रेरित होने पर मलाशय के द्वारा मल को गुदा वाले भाग से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को ही बहिक्षेपण कहा जाता है। यानी जो अपचित भोजन है उससे मल का निर्माण होना और उस मल को हमारे शरीर से बाहर निकाल देने की जो प्रोसेस है उसे बहिक्षेपण कहते हैं। और बहिक्षेपण इस तरीके से संपन्न होता है। लास्ट इसको रिवाइज कर देता हूँ। बहिक्षेपण प्रोसेस किस तरह की है? अपचित भोजन है, छोटी आंत में भोजन का पाचन हो गया। अपचित भोजन जो है बड़ी आंत में आया, बड़ी आंत में इसमें से जल का, आयनों का, दवाइयों का अवशोषण कर लिया गया। इसके बाद अपचित भोजन में बड़ी आंत में म्यूकस को मिलाया जाता है जिससे किसका निर्माण हो जाता है? मल का। ये मल कुछ समय के लिए मलाशय में क्या रहता है? संग्रहित। मलाशय के अंदर इसका संग्रहण किया जाता है। जब मलाशय को तंत्रिकीय संदेश मिलते हैं, तंत्रिकाओं द्वारा जो आवेग मिलेंगे, तो मलाशय क्या करता है? इस मल को गुदा से बाहर उत्सर्जित कर देता है। इस प्रक्रिया को बहिक्षेपण कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारी पाचन की कार्य की कंप्लीट होती है। पाचन की जो फिजियोलॉजी है कार्य की यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।